औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इलेक्शन के बाद सनत व मईशत ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसमें हम आपसे मुखातिब हैं। शहजाद शौकत, फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपके साथ हमारी बातचीत चलती रही इलेक्शन से पहले मंशूर के ऊपर कि आने वाली हुकूमतें, पॉलिटिकल पार्टीज़, जो भी आने वाली हुकूमत हो और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, लड़ रही हैं, उनके मंशूर में क्या कमियां थीं और उनके मंशूर को कंप्लीट कैसे किया जा सकता। नाज़रीन, हमने डिस्कस किया, हमने आपस में बातचीत की इस पॉइंट पे कि जो नामुकम्मल मैसेज है, नामुकम्मल पैगाम है, वो एक धोखा है। उसी तरह नामुकम्मल कानून एक धोखा है। इसी तरह नामुकम्मल मंशूर एक धोखा है। अगर मंशूर मुकम्मल होगा तो अवाम को ये अंदाज़ा होगा कि कल वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ क्या करेगी। यानी हाँ, वो वक्त गुजर गया। अब हमारी ये है कि जो अगली हुकूमत बन रही है उसमें जो हमारी सनत, मैं हमेशा कहा करता हूँ, हमारी सनत कमज़ोर, हमारी मईशत कमज़ोर और हमारे 10 करोड़ से ज़्यादा अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे, जिनके लिए रोज़ की इनकम इतनी नहीं है कि वो 3 वक्त का खाना खा सकें। इस सिचुएशन में जो आने वाली हुकूमत होगी उसके लिए चैलेंजेस क्या होंगे, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी इकोनॉमी को फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में देखें। अगर हम सिर्फ डिमांड सप्लाई उस कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म इनकम्प्लीट होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कंप्लीट उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक कि हम उसके ऊपर फाइनेंशियल एनालिसिस के हिसाब से उस इकोनॉमिक्स को स्टडी ना कर लें। नाज़रीन, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एक ऐसा एरिया है जो पूरी दुनिया में, जिसमें मुसलमान इस एरिया में काम नहीं कर रहे। मैं पिछले 8-10 साल से ये शो डाल रहा हूं कि हम मुसलमानों को फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी चाहिए। मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी के हेड से एक मरतबा बात हुई कि जी फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के हेड से, कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या कर रहे हैं आप। तो उनका चेहरा बिल्कुल फ्लैट था कि जी हम इकोनॉमिक्स तो पढ़ा रहे हैं लेकिन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का हमारे पास कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस एरिया में ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के हिसाब से कंप्लीट नहीं होंगी तब तक हम तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। नाज़रीन, उसकी मिसाल मैं देता हूं कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर आपने इकोनॉमिक्स को स्टडी करना है तो आपको ये देखना है कि इस मुल्क में M1, M2, M3 जो हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी है वो कितनी है, वो किस लिहाज से यूटिलाइज हो रही है, कितनी स्पीड से सर्कुलेट हो रही है, और उसमें जो इनकम वैल्यू है वो क्या है और एक्सपेंस वैल्यू क्या है। मिसमैच ऑफ वैल्यू कहीं भी आएगा वो डिसेप्शन क्रिएट करेगा, वो इनजस्टिस क्रिएट करेगा, वो ना इंसाफी की तरफ जाएगा। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ये देखना कि पाकिस्तान ने पिछले 47 साल में क्या कमाया, क्या खाया, क्या गवाया और क्या लोगों को खिला दिया। अगर हम देखें कि पाकिस्तान के ऊपर कर्जे किस स्पीड से चढ़े हैं, नाज़रीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि आज हम जिस जगह पे पहुंचे हैं, मैं हमेशा उसकी तरफ जाया करता हूं कि आप जरूर इसको कंसीडर करें। मसलन 1950 और 1970 का ये वो एरिया है जिसमें हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज, कुछ तो 47 से पहले के जो लॉ से वो चल रही थी, लेकिन हम रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे थे। हम कोशिश कर रहे थे किसी न किसी तरीके से वो मामलात हाथ में पकड़ लें कि हम तरक्की की तरफ चल पड़े। लेकिन इस असना में नाज़रीन 1970 तक जो हम पे कर्जा चढ़ा वो 40 लाख पर डे के हिसाब से चढ़ा। हमने जो कमाया, जो खर्च किया, उसमें जो नेगेटिविटी आई, जो हमें बाहर से सूद पे पैसा लेना पड़ा, वो सिर्फ 40 लाख रुपए पर डे के हिसाब से था। इससे अगला दौर आया नाज़रीन, इससे अगला दौर आया, अगर उसमें मैं देखूं आपके साथ बात करते हुए 1970 से 80 के दरमियान जो दौर आया, उसमें इन 10 सालों में 3 करोड़ 20 लाख रुपए के हिसाब से हम पे कर्जा चढ़ा पर डे। 3 करोड़ 20 लाख पर डे। अब 80 से 90 के दरमियान नाज़रीन 15 करोड़ 70 लाख रुपए पर डे हमारा कर्जा चढ़ा। 40 लाख, आप 15 करोड़ 70 लाख पे पहुंचे। ये क्वांटम नाज़रीन पहले 40 लाख इतना था, फिर 15 करोड़ हो गया, और उसके बाद 15 करोड़ से आगे 68 करोड़ 30 लाख रुपए पर डे 1990 से 2000 के दरमियान, जब गवर्नमेंट बेनजीर और नवाज शरीफ की आपस में चलती रही। ये 10 साल का पीरियड था, तो 15 करोड़ पर डे से बढ़ के ये 68 करोड़ 50 लाख रुपए पर डे तक पहुंच गया। नाज़रीन, उसके बाद मुशर्रफ दौर आया, जरदारी दौर आया,
और 2010 में ये कर्जा 10 सालों में 162 करोड़ 10 लाख रुपए पर डे पे पहुंच गया। देखें जंप कितना बड़ा है, 68 करोड़ 30 लाख और उसके बाद 162 करोड़ 10 लाख रुपए। उससे अगला 2010 और 2020 के दरमियान जो मामला चलते रहे तो 987 करोड़ 60 लाख रुपए पर डे के हिसाब से हमारा कर्जा बढ़ा। अब 2021 और 22 के दरमियान नाजरीन जो 987 करोड़ था वो 1747 करोड़ पे पर डे के हिसाब से कर्जा, 1747 करोड़ सिर्फ 21 और 22 के दरमियान। और 22 और 23 के दरमियान नाजरीन 55 बिलियन पर डे। अगर मैं इसको 17 करोड़ उस 17 बिलियन और 55 बिलियन को कंपैरिजन करूं नाजरीन, तो एक ही साल में 17 अरब पर डे से ये 55 अरब पर डे तक कर्जा बढ़ गया। अब नाजरीन दुख की बात यह है कि हमारे ऊपर ये कर्जा इसलिए बढ़ रहा है कि हमारी इनकम नहीं है और हमने एक्सपेंसेस कमिट कर दिए। अगर हम पॉलिसीज देखें इस पूरे दौर में 1950 से 70 की पॉलिसीज में हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा, इनकम कम थी लेकिन हमारे खर्चे कंट्रोल थे। 1970 से 80 के दरमियान ज़िया साहब का दौर रहा ज़्यादातर, उसमें भी हम देखें कि हमारे ऊपर इनकम कम थी, कर्जे ज़्यादा थे, खर्चे ज़्यादा थे, कर्जे बढ़ने शुरू हो गए। लेकिन 1990 और 2000 के दरमियान हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ एनर्जी सेक्टर में इस तरीके से इम्पोज हो गई कि हमें इनकम की तरफ जाने की बजाय लोन की तरफ हम चल पड़े कि लोन लेके गुजारा करें और आगे चलें। पॉलिटिकल पार्टीज शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पे आ गई और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को भूल गई। एनर्जी पॉलिसी ले लें, बेनजीर दौर से शुरू हुई। शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी कि हमें एनर्जी क्राइसिस से निकलना है, लेकिन उस पॉलिसी के साथ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके आज भी वही पॉलिसी चल रही है। उसी तरह की पॉलिसी, मिलती जुलती पॉलिसी पे हमने जो हमारा सर्कुलर डेट है वो कहाँ तक पहुंचा है नाज़रीन। अगर गैस और एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर दोनों को मिला दिया जाए तो 4,000 अरब प्लस के करीब हमारा सर्कुलर डेट पहुंचा हुआ। तो हम पर लाइबिलिटी इंपोज करती है। ये है हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन कि हर आने वाला दिन हम पर लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। हर आने वाला दिन हम सूद पर पैसे उठाकर सैलरीज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दे रहे हैं। हर आने वाले दिन में हमारे आने वाले बच्चों पे 55 अरब सिर्फ और सिर्फ लोन की मद में लाइबिलिटी बढ़ रही। इसी में अगर हम आगे इसका इंटरेस्ट देख लें, वो ऐड कर लें, तो 22 अरब पर डे हमारे पर सूद बढ़ रहा है। इसी तरह अगर हम खर्चे ऐड कर लें नाजरीन, तो 55 प्लस 22 77 और 20-22 अरब के करीब हमारे ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, गवर्नमेंट के खर्चे। ये तकरीबन 97 बिलियन पर डे की अमाउंट है। और हमारी इनकम अगर कंपेयर किया जाए नाजरीन, हमारी इनकम रोजाना की बुनियाद पे जो नेट इनकम है फेडरल गवर्नमेंट की, वो सिर्फ और सिर्फ 18 अरब है। तो आज का प्रोग्राम नाजरीन जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में आने वाली गवर्नमेंट के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने अपनी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को कैसे मैनेज करना है। उसमें हमेशा मेरे दोस्त कहा करते हैं कि शहजाद साहब आप हमें डराते हैं। मैं कहा जी नहीं, अगर हमें प्रॉब्लम पता होगी तो हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, अगर हमें प्रॉब्लम नहीं पता होगी हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। इनकम बढ़ाओ, मुल्क बचाओ, ये पॉलिसी अगर हो गई आने वाली गवर्नमेंट की तो हम तरक्की की राह पर चल पड़ेंगे। टैक्स बढ़ाओ, ये कोई पॉलिसी नहीं है। अवाम की इनकम बढ़ेगी तो टैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जो हमारी पॉलिसीज हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में, चाहे वो एफबीआर की हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में है, स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, वो तमाम की तमाम इस तरीके से इनकम्प्लीट हैं कि जो मैसेज हैं उनके पैसे के ऊपर चंद फैमिलीज राज करती हैं। जब तक हमारी अवाम की इनकम नहीं बढ़ेगी तब तक हम नाजरीन इस पोजीशन में नहीं आ सकते कि हम अपने मुल्क की इनकम बढ़ा सकें। सो हमारे लिए नाजरीन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुल से आने वाली गवर्नमेंट को ये मैसेज दें कि अगर इनकम बढ़ेगी तो हम कामयाब होंगे, अगर हमारी अवाम की इनकम बढ़ेगी तो हम कामयाब होंगे। अगर हमारी अवाम की इनकम स्क्वीज कर दी गई, श्रिंक कर दी गई, तो उस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टैक्स नहीं बढ़ेगा बल्कि वो श्रिंक हो। अगर हमारा डॉलर पाकिस्तान रुपीस के मुकाबले में महंगे से महंगा होता गया तो हमारे मुल्क की पाक रुपी में इनकम श्रिंक करती जाएगी।
इस तरीके में अगर हमने अपने मुल्क में तरक्की लानी है तो हमें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक पॉलिसीज को ठीक करना पड़ेगा। हमें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, हमें एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, हमें ट्रेड पॉलिसीज क्रिएट करनी पड़ेंगी जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फैसिलिटेट हो। नाजरीन, ये है हमारा टारगेट। आने वाली गवर्नमेंट को अपने आप को मसाइल से बचाने के लिए, पाकिस्तानियों को मसाइल से बाहर निकालना है तो आने वाली गवर्नमेंट कामयाब होगी, नहीं तो उसके लिए चैलेंज ही चैलेंज है, मुश्किलात ही मुश्किलात है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हमारी आने वाली हुकूमत को क्या करना चाहिए। खुशखबरी है कि हमारी हुकूमत जो भी आए उसके लिए कि हमारी आवाम इन तमाम मसाइल से तंग आ चुकी हैं, इसलिए कि उन्होंने 70 साल में मार खा खा के देख लिया कि हमारे ऊपर लायबिलिटी भी बढ़ती है, दिन रात काम भी करते हैं, लेकिन हमारी खुशहाली नहीं आती। ये खुशहाली लाने के लिए इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टी होगी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो आवाम के लिए काम करे। इससे पहले जितनी पॉलिसीज रही हैं वो फाइनेंशियली जिसमें बेनिफिशियरी रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अदारे रहे हैं और वो लोग रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज के तहत ऑपरेट करते रहे। कुछ चंद फैमिलीज हैं, चंद सेक्टर्स हैं, लेकिन अवाम जो 20 करोड़ प्लस है, 23 करोड़ 24 करोड़ अवाम, वो तमाम की तमाम इस सिस्टम में उन बेनिफिशरीज के लिए काम करते रहे हैं जो कि उन लॉज के तहत ऑपरेट कर रहे हैं। नाज़रीन, 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले जो दौर था, अगर हम उस पर नजर मारें तो वो क्या था। नाज़रीन, उस वक्त भी ऐसी ही सिचुएशन थी जैसी कि आज है। दो सेट थे, एक बहुत अमीर और अमीर से अमीर तर, और एक बहुत गरीब, गरीब से गरीब तर। जो अमीर तबका था उसको चाहिए थी एंटरटेनमेंट, और जो गरीब लोग थे उनके लिए कमाई का जरिया यह था कि अमीर लोगों को खुश करके कमाई की जाए। मेजर सेक्टर। बाकी जो कंजम्पशन थी, चूंकि गरीब ने भी खाना है, अमीर ने भी खाना है, तो जो ट्रेडिंग इन बिटवीन जो सर्विसेज थी वो थी जिसमें कि कंट्रोल अमीर आदमी का ही था। चाहे वो मार्केट थी, चाहे वो काफले जाते थे बाजार सामान लेके दूसरे शहरों में या आते थे, तो दो सेट ही थे और इकोनॉमिक इनजस्टिस पीक पे था। आज भी नाजरीन देखें तो हमारे यहाँ दो सेट ही हैं, एक अमीर से अमीर तर जो सर्विस टेकर है, एक वो जो सर्विस दे रहा है, सैलरी पे बैठा हुआ है, उस तबके को सर्विस दे रहा है कि जो पैसा बना रहा है, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर है या कोई भी सेक्टर। क्या इकोनॉमिक जस्टिस आज की पॉलिसीज में मुआशी इंसाफ पॉसिबल है? नाज़रीन, उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आज का करंट स्टेटस हमारा क्या है। उसमें देखिए कि इंडिकेटर्स क्या हैं कि हम फाइनेंशियल मिसमैनेज कर बैठे हैं। सबसे पहले कि जो करंट इकोनॉमिक सिस्टम पाकिस्तान का है उसमें अगर मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेशन से डॉक्यूमेंट पकड़ूं, एडवर्स परफॉर्मेंसेस ऑफ स्टेट ऑर्गन्स व्हिच हैज क्रिएटेड अनसेटिस्फाइड लाइफ फॉर पाकिस्तानी पीपल। जो गवर्निंग लॉज हैं वो मिसमैच करते हैं, जो टैक्स कलेक्शन पॉलिसीज हैं वो डिफेक्टिव हैं, हाई फिस्कल डेफिसिट है, हायर डिपेंडेंस ऑन बोरोइंग, हायर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन मैं ये कहूंगा अब तो, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एट ऑल, नो रियल ऑडिट, करप्शन, इंक्रीजिंग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, inadequate education and health system, brain drain, finance drain, कॉपी पेस्ट पॉलिसीज। ये लिस्ट है, अगर हम बोलते जाएं तो ये खत्म नहीं होता। आने वाली हुकूमत के लिए चैलेंजेस क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए खास तौर पर चैलेंज कि जब तक फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं आएंगे हमारी इकोनॉमी में, आम आदमी की इनकम नहीं बढ़ेगी। जब तक वेल्थ सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगी, आम आदमी की इनकम नहीं बढ़ेगी। अभी इकोनॉमी की सिचुएशन पहले सेक्शन में नाज़रीन मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से डेट इंक्रीज हो रहा है पर डे। अब 22, 23 और 24 में पर डे कितना इंक्रीज होगा ये थोड़े 2-3 माह में पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर लोन एक्चुअल कितना है, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में कोई खास रिपोर्टिंग हमें रिसीव नहीं हुई है, बट दैट इज नॉट अप टू मार्क जिसके ऊपर बातचीत डॉक्यूमेंट के साथ की जा सके। तो उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 1-1.5 महीने का। शायद मार्च में, अप्रैल में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आए कि हमारे ऊपर इस वक्त कितना लोन है। अब लोन क्यों चढ़ा? क्योंकि इनकम नहीं है। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट देती है नाजरीन, उसको कंपेयर करें अगर हम
मैंने पिछले प्रोग्रामों में रिपीट करता हूं, मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि हमारी आवाज हुक्मरानों तक पहुंच जाए कि हमारे लिए मसले क्या हैं। आज की इनकम, आज से 3 साल 4 साल पहले की इनकम और उस डेफिसिट को देखा जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कहां खड़े। अगर हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी पॉलिसी क्रिएट करता है जिसके तहत वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो उठा लेता है लेकिन लॉन्ग टर्म हमारी आने वाली नस्लों पे कर्जे ही कर्जे चढ़ा देता है, तो हम उस शॉर्ट टर्म पॉलिसी को पॉलिसी नहीं कहेंगे बल्कि गद्दारी कहेंगे। एक स्टेट ऑर्गन अपने एम्प्लॉइज की सैलरी रिकवर करने के लिए अवाम के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट कर देता है, तो क्या यह जायज है? एक स्टेट ऑर्गन आज के लिए अपनी एडवर्स परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए, अपनी नेगेटिव परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए, अपनी उर्दू में क्या कहते हैं नाज़रीन उसको, कि अपने गंदे काम छुपाने के लिए ऐसी एक्टिविटीज क्रिएट करता है, ऐसी पॉलिसीज मैनेज करता है कि आने वाली नस्लों पे कर्ज ही कर्ज चढ़ जाए, तो ये भी एक धोखा है नाज़रीन हम पाकिस्तानियों के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के हकूक बयान किए जा चुके हैं जिसमें कि कोई पाकिस्तान की वैल्यू, पाकिस्तान से राइट, पाकिस्तानी का राइट कि वो जिंदा रहना चाहता है, वो छीन नहीं सकते। अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो वो छीनी नहीं जा सकती। लेकिन हमारे स्टेट ऑर्गन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करता है कि हमारी आने वाली नस्लों पे लायबिलिटी चढ़ जाती है। मिसाल देता हूँ नाज़रीन, एक सवाल किया करता हूँ मैं नॉर्मली। आमिर साहब के वालिद साहब ने, आमिर साहब एक जज हैं, उनके वालिद साहब ने उनके लिए 10 लाख रुपए सेव किया था 1990 में। वो $1 लाख था नाज़रीन उस वक्त। आज 10 लाख रुपए उन्होंने निकाले खर्च करने के लिए तो वो $3000 रह गए। सवाल यह नाज़रीन आप सबसे कि वो $97,000 कहां गए? $1 लाख सेव किया आमिर साहब के वालिद साहब ने, और वो आमिर साहब बड़े हुए, जवान हुए, आज उन्होंने वो $1 लाख इक्विवेलेंट 10 लाख पाक रुपीस, 10 लाख रुपए मार्केट में लेके आते हैं, तो वो $3,000, $3,500 से ज्यादा की अमाउंट नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये आम इकोनॉमिस्ट से हमेशा ये होता है कि वो $97,000 कौन ले गया? नाज़रीन ये है मॉडर्न रॉबरी। मॉडर्न रॉबरी में आने वाली नस्लों को हम मॉडर्न स्लेव बनाते हैं आज का दिन निकालने के लिए। इसी तरीके से नाज़रीन आज हमारे ऊपर तकरीबन 40,000 अरब पाकिस्तानी, थोड़ा सा कम है लेकिन मैं कैलकुलेशन के लिए, जरा आसानी के लिए बता रहा हूं, 40,000 अरब डोमेस्टिक कर्जा अगर हम पे आज चढ़ा हुआ है तो आज के दिन में अगर $100 का डॉलर है तो ये $400 बिलियन कर्जा है। लेकिन यही $400 बिलियन कर्जा अगर मैं करेंसी को $300 का डॉलर कर दूं तो ये, अगर मैं $400 का डॉलर कर दूं तो ये $100 अरब रह जाएगा। नाज़रीन एक पॉलिसी के साथ $300 बिलियन की वैल्यू खत्म हो गई, हवा में खत्म हो गई। इसको और आसान अगर करूं नाज़रीन कि आज के दिन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी एक पॉलिसी के तहत $300 बिलियन का नुकसान पाकिस्तानियों को पहुंचा सकता है। और ये $300 बिलियन कितना बनता है नाज़रीन? हमारी 10 साल से ज्यादा की इनकम जो फेडरल गवर्नमेंट की है। ये वो पॉलिसी है जिस पे हमें स्टैंड लेना है हम पाकिस्तानियों को कि अगर करेंसी डीवैल्यू हुई, हमारी इनकम श्रिंक कर जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, तो हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात है। हमें ये स्टैंड लेना है कि जो प्रॉपर्टी हमारे बड़ों ने सेविंग की, क्रिएट की, टैक्स दिया जिस पे, उसको एक पॉलिसी के तहत उसमें से वैल्यू निकाल के ली जा जाती है। वैल्यू टू वैल्यू एक्सचेंज इज की, जिसमें कि हम पाकिस्तानी सरवाइव करते हैं। मिसमैच ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस एक ऐसा खंजर है नाज़रीन जिसके तहत हम पाकिस्तानी तरक्की करने की पोजीशन में नहीं है। आज उन चंद लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की पूरी दुनिया में हुकूमत है जो लैंडिंग पे बिलीव करते हैं, और वो कौमें जो कर्ज लेने पे काम करती रही हैं वो गुलाम कौमें बन चुकी हैं। आज ह्यूमैनिटी, पूरी दुनिया, पूरी बनी नौ इंसान, चाहे वो एक यूएस में बैठा मेरा भाई है, चाहे वो कनाडा में बैठा कोई भाई है, चाहे वो बांग्लादेश में बैठा है, पाकिस्तान में बैठा है, हम कर्जों के अंदर इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर या मजमूई तौर पर हम कर्जों में इस तरीके से जकड़े जा चुके हैं कि हम मॉडर्न स्लेव बन चुके हैं सिस्टम के। हमारे मुल्क में भी हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज ने हमें मॉडर्न स्लेव बनाया हुआ है, गुलाम बनाया हुआ है, और वो गुलाम कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम हमें ये कहता है कि गुलामी की इजाजत नहीं।
कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है किसी की प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है जिसने मुसलमान जीना है उसको मुसलमान जीने का हक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर वो हक जो पूरी दुनिया में, इवन यूनाइटेड नेशन की जो पॉलिसीज हैं, ट्रीटीज हैं, उसके तहत किसी एक इंसान का हो सकता है, वो हक हम पाकिस्तानियों को भी है। इस्लाम ने हमें जो हकूक़ दिए हैं उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन हमें वैलिडेट करता है कि वो हकूक़ हमारे हैं। कोई स्टेट ऑर्गन किसी पॉलिसी के तहत वो हकूक़ नहीं ले सकता। क्या कोई ऐसा हमारा जज है जो सुओ मोटो एक्शन ले? क्या कोई ऐसा वकील है जो इस बात के ऊपर स्टैंड ले कि कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स हैं जिसके तहत इस मुल्क में जिंदा रहने वाले पाकिस्तानियों के जो हकूक़ हैं, जो उनकी वैल्यू है इनकम की, वो सेव कर दी जाए, वो प्रोटेक्ट कर दी जाए, प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर दी जाए। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये हमारी लाइफ लाइन है। फाइनेंशियल रिफॉर्म हमारा खून है, इकोनॉमी में गर्दिश करता होगा। ये रिफॉर्म अगर आए तो आने वाली गवर्नमेंट हकीकी मानों में पाकिस्तानियों की गवर्नमेंट बन जाएगी। अगर फाइनेंशियल रिफॉर्म में कोई कोताही की गई, कोई गलती की गई, तो मुल्क के लिए भी एक ऐसी सिचुएशन होगी कि जो हम कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा सख्त सिचुएशन होगी क्योंकि वो गायब हो जाएगी। अवाम के अंदर चूंकि इनकम और एक्सपेंस इस तरीके से मिसमैच हुए हैं कि अवाम को 16-16 घंटे काम करना पड़ता है, तो वो अपने 2 वक्त 3 वक्त की रोटी के लिए काम करते हैं। मोस्टली तो हमारी अवाम यूटिलिटीज बिल में फंस जाते हैं, फीसों में फंस जाते हैं, ट्रैफिक चालान में रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी इनकम बढ़ाने से कासिर हैं। लेकिन जो कमा लेते हैं उसकी इनकम की वैल्यू एक पॉलिसी के तहत छीन ली जाती है। नाजरीन, इसके सोल्यूशन के ऊपर हम इस वक्फे के बाद बात करेंगे कि हमारे अंदर जो ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो चुकी है, जिसके तहत इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी हैं, उनसे हम अपनी जान कैसे छुड़ा सकते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, शहजाद शौकत है और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की इकोनॉमी में आने वाली हुकूमत किस तरीके से हमें मसाइल से निकाल सकती है। आने वाली हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए कि हम पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ती जाए, इस तरीके से बढ़े कि जितनी लायबिलिटीज पाकिस्तानियों के ऊपर है हमें उतारनी आसान से आसान तर हो जाए। अगर मैं आज $100 बिलियन का कर्ज ले भी लूं, लेकिन वो मेरे बच्चों को उतारना है। अगर आज CPEC में या गवर्नमेंट ऑफ चाइना या रशिया कोई भी हमें सपोर्ट कर दे कि $100 बिलियन आ रहा है टू रेस्क्यू यू, अगर वो हमने लोन सूद पे उठा लिया तो इसका मतलब है कि हम रेस्क्यू नहीं हुए, हमारी लायबिलिटी और बढ़ गई और आने वाले वक्त में और जो कि एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उसके तहत हमें और मसाइल का सामना करना पड़े। नाज़रीन, ये तमाम पिछले 2 सेक्शन में जो बात की, उस मसले से हमें निकलने के लिए एक और चीज देखनी पड़ेगी। वो क्या है कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट है जो बजट बनाता है, वो हमसे क्या चीज छुपाता है। इस वक्त मैं मानता हूं कि बाद चीजें मिनिस्ट्री को छुपानी पड़ती हैं इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान के ऊपर कोई नेगेटिविटी ना आए, लैंडर्स के लिए कोई नेगेटिविटी ना हो, पाकिस्तानियों को बिजनेस करने के लिए कोई ऐसी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े जिससे उनका बिजनेस इफेक्ट करे। मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। लेकिन जब लाइफलाइन खतरे में हो, जब हम भरपूर तरीके से खतरे में घिर चुके हो, तो नाज़रीन उस वक्त हमें अपनी आवाम को यह बताना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है और उससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक आवाम किसी भी फौज के साथ, किसी भी हुकूमत के साथ दिल के साथ ना खड़ी हो, वो सोल्यूशन पे नहीं आ सकती, वो कामयाब नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, चाहे डिक्टेटरशिप है। आज की आने वाली हुकूमत के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसने पूरी आवाम को, 20 करोड़ आवाम को अपने साथ मिलाना है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ जेल करना है टू गेट आउट ऑफ दिस मेस इन विच वी पाकिस्तानीज आर। नाजरीन, एक डॉक्यूमेंट कैबिनेट में अप्रूव होता है जिसका नाम है डिमांड ऑफ ग्रांट्स। ये वो एक्चुअल खर्चे हैं नाजरीन जो कैबिनेट अप्रूव करती है हर साल, लेकिन बजट के डॉक्यूमेंट में इसका जिक्र नहीं होता। बजट के डॉक्यूमेंट में चंद चीजों का जिक्र कर दिया जाता है, बाकियों को छुपा लिया जाता है अंडर सर्टन विंडो ड्रेसिंग, जिसे कहते हैं कि विंडो ड्रेसिंग एक नाज़रीन टर्म है अकाउंट्स एंड फाइनेंस में, कि हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन पेश करें कि जो नेगेटिविटी है वो छुप जाए, पॉजिटिविटी सामने आ जाए। PTI गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की पुरानी, PDM की गवर्नमेंट, उससे पहले शौकत अजीज साहब के दौर में चले जाए, उसके बाद जरदारी साहब का दौर ले लें, गिलानी साहब का, हर हुकूमत ये क्लेम करती रही है कि जी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हमारी बड़ी अच्छी चल रही है, हमारे इंडिकेटर्स बड़े अच्छे चल रहे हैं। इवन मुशर्रफ साहब ने तो ये भी कह दिया था कि मोबाइल इतने ज्यादा बिक रहे हैं, कहां जरूरत। नाजरीन, मोबाइल बिकने का और एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बढ़ने, क्वांटिटेटिव टर्म में बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम सक्सेस की तरफ, कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। आप जरूर देखिएगा, आप इंटरनेट पे जाएं, डिमांड ऑफ ग्रांट्स आप टाइप करें,
आप देखिए उसके अंदर जो एक्चुअल पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस साल में करनी है वो, और जो बजट डॉक्यूमेंट में है वो, उनमें क्या फर्क है। मैंने समरी बनाई होती है हमेशा, सिर्फ इसलिए बार बार ये बयान करता हूं कि ताकि हमारी आवाम को पता हो कि हम कहां खड़े हैं। 2020 और 21 में 3700 अरब हमारी इनकम थी नेट, और 18,900 अरब की डिमांड ऑफ ग्रांट्स के तहत अप्रूवल थी। मुझे नाज़रीन ये बताएं कि 3700 रुपए और 18,900 अरब अगर हमने पे करने हैं तो 15,000 अरब का डेफिसिट। उसके बाद अगला जो डेफिसिट है वो हमारा 27,383 अरब का डेफिसिट है अगले साल का। हमारी इनकम अगले साल की थी 4,400 और हमारी एक्सपेंसेस थे 31,897 अरब। उसे अगले साल नाज़रीन 4,900 हमारी बजटेड और हमारे खर्चे थे 33,421 अरब। ये उस वक्त में नाज़रीन हमारी करेंसी डिवैल्यू करके इसको 33,000 अरब पे लाया गया। और आज अब जो हमारा चल रहा है सर, पंजाबी की तरफ आ गया, पंजाबी में बेसिकली 23-24 में 6,887 और हमारे एक्सपेंसेस हैं 48,834 अरब। इसका मतलब है कि डेफिसिट 41,900 अरब का डेफिसिट है, 41,947 अरब का डेफिसिट है इस वक्त इनकम और एक्सपेंस में। नाज़रीन 6,800 इनकम हो और वो इनकम दे भी दें तो हम 41,800 डेफिसिट पे फिर भी खड़े हैं। हम नहीं मीट कर पाएंगे आने वाले वक्त को। आने वाली हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो जब तक विंडो ड्रेसिंग करते रहेंगे वो अपना टारगेट अचीव नहीं करेंगे। हमें ये चाहिए, हमारी आने वाली हुकूमत से ये हमारी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि हम पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसी अथॉरिटी क्रिएट कर दें जिसका मकसद सिर्फ ये हो कि वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। हम अवाम का काम है मेहनत करना, हमारा काम है स्किल डेवलप करना और मेहनत करना किसी भी अपॉर्चुनिटी पे। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज ना हो तो हमारा स्किलफुल लेबर भी बैठी कुछ नहीं कर पाती। अगर करेंसी डिवैल्यू हो रही है, जीडीपी श्रिंक की जा रही है और बाकी मामलात में पॉलिसी सिर्फ एक सेक्टर को ही सिक्योर किए जा रही हैं, तो बाकी सेक्टर जब इग्नोर होंगे तो वो जो एक सेक्टर है वो भी बंद हो जाएगा। क्या हम पाकिस्तानियों का हक नहीं कि हमें कोई एक ऐसा ऑर्गन मिल जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से? नहीं तो फिर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर कोई ऐसा 70-72 सालों में पिछले एक भी स्टेट ऑर्गन ऐसा क्रिएट नहीं किया जो पाकिस्तानियों के लिए काम करे, जो पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। नाज़रीन चाइना की मिसाल ले लें, इंडिया की मिसाल ले लें कि उन्होंने स्टेट ऑर्गन कैसे क्रिएट किए, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, कि वो पूरी इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं। और हमारे यहाँ स्टेट ऑर्गन को मार दिया जाता है, पीआईए को मार दिया गया, स्टील मिल को मार दिया गया, पीटीसीएल को मार दिया गया। नाज़रीन क्या है ये? हमारे मुल्क में स्टेट ऑर्गन जिसको रेगुलेट करनी है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, उसको मार ही दिया जाता है। लेकिन हमारे हमसाया मुल्क में देखें कि कितने स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं जो कि ऑपरेट हो रही हैं इंडिया में और कितनी है चाइना में। अगला प्रोग्राम नाज़रीन मैं स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज पे करूंगा इंशाल्लाह ताला, कि ये वो एंटरप्राइजेज हैं जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करती हैं ताकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके। ये हुकूमत वक्त का काम है कि वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। अवाम का काम है मेहनत करना, अवाम का काम है हाथ से मेहनत करना, अवाम का काम है हलाल तरीके से कमाने की नीयत के साथ मेहनत करना। लेकिन नाजरीन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना वो अवाम का काम नहीं है, वो हुकूमत वक्त का काम है। हक बात यही है कि हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक आम पाकिस्तानी जिसके घर में एक वक्त का भी फाका है उस तक खाना पहुंचाना, और उसके बाद उस जहां खाना पहुंचाया है वहां उस घर के मर्द के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना कि वो खुद हाथ से मेहनत करके कमा सके। और अगर उस घर में कोई औरत भी है जो काम कर सकती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकती है, उसको भी रोजगार प्रोवाइड करना। नाजरीन हम पाकिस्तानियों को जिस दिन एक ऐसा हुक्मरान मिल गया हम सब मुत्तहिद हो जाएंगे। जिस दिन कोई एक हुक्मरान हम पाकिस्तानियों को फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में मिल गया कि वो हम पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ाने के लिए काम करे, उस दिन हम सब मुत्तहिद हो जाएंगे। नाजरीन उस दिन हम सब पाकिस्तानियों को जो ये चीटिंग और फ्रॉड वाले लोग मिल जाते हैं उनसे भी निजात मिल जाएगी, क्योंकि जब रोजगार अवेलेबल होगा तो कोई भी जाके चोरी नहीं करेगा। नाजरीन मेरा भी मोबाइल छीना गया, मेरे बेटे का भी मोबाइल छीना गया, क्यों? क्योंकि किसी के घर में रोजगार नहीं है, वो एक मोबाइल छीन के 10, 15, 20 हज़ार में बेच के अपना किचन चला रहे हैं। नाजरीन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करें कि हमारी इनकम बढ़ाई जाए। बहुत शुक्रिया नाजरीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम दोबारा मुलाकात होती है। वक्त हो गया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।